नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के लिए हिंदी साहित्य का अध्ययन। हमने हिंदी साहित्य के अध्ययन में जो कर चुके हैं क्या कि रीतिकाल आदिकाल का जो साहित्य है उसके हमने जो साहित्यिक सामग्री है उसको हमने 6 भागों में बांटा था। उसमें हम कर चुके हैं सिद्ध साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, नाथ साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और जैन साहित्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन इस काल का जो आदिकाल का सब प्रमुख जो साहित्यिक सामग्री जिसकी हमें मिलती है, या हम कह लें कि जिस काल की वजह से जिस काल के कारण जो आदिकाल का नामकरण है सर्वाधिक विवादास्पद रहा है, वो सर्वप्रमुख जो साहित्यिक सामग्री है वो है आदिकाल का रासो साहित्य। रासो साहित्य आदिकाल का ही एक भाग है, लेकिन सर्वाधिक जो विवादास्पद इनकी रचनाओं पर, इनके सन संवत को लेकर, इनकी घटनाओं को लेकर या इनके विषयों को लेकर इसमें बहुत से विवाद रहे हैं। सर्वाधिक विवादास्पद जो है सामग्री मिलती है वो है रासो साहित्य, और इसी के नामकरण के आधार पर, क्योंकि इसका नाम आदिकाल का नाम वीर गाथा काल मिलता है, क्योंकि इस काल की जो रचनाएं हैं वो वीर गाथात्मक या वीर काव्य से परिपूर्ण है। तो पूरे जो काल पर जो आधिपत्य रहा आदिकाल पर वो है वीर गाथा काल। इस कारण से ही इस काल का नाम मिलता है हमें वीर गाथा काल। वीर गाथा काल में हम देखते हैं कि रासो साहित्य के अंतर्गत पहले हम उसकी विशेषताओं के बारे में कर चुके हैं कि चारण और भाट कवियों के द्वारा जो राजाओं के प्रशस्ति या आश्रयदाताओं की प्रशंसा के रूप में जो वीर काव्य की रचना की जाती थी, तो उसकी हम पहले कर चुके हैं। पहले जो रचना हमने की थी बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो ये श्रृंगारिक काव्य थी। इसमें वीर काव्य का पुट बहुत ही कम मात्रा में हमें दिखलाई देता है। इसके बाद एक रचना को हम करते हैं परमार रासो। परमार रासो जो लिखा है जगनिक ने। जगनिक इसके कवि हैं। ये परमार रासो एक रचना है। संवत 1230 में इसकी रचना हुई थी। 1230 में इसमें हम क्या देखते हैं कि जो जगनिक है, जगनिक जो चंदेल एक राजा थे, चंदेल के परमर्दी देव उनके एक कवि थे, वहां के दरबारी कवि थे। जगनिक परमर्दी देव के दरबारी कवि थे। जो परमर्दी देव थे स्वयं वो उनके तो ये राजा थे परमर्दी देव स्वयं तो, लेकिन जो परमर्दी देव है वो जो कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनका एक सामंत थे। परमर्दी देव कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनके एक सामंत थे। हुआ यूं कि एक समय में थोड़ा जो पृथ्वीराज उनके जो प्रतिद्वंदी थे, पृथ्वीराज और जयचंद के प्रतिद्वंदी थे, उनके युद्ध के समय जो परमर्दी देव के 2 सैनिक थे आला और उदल ने बहुत ही वीरता पूर्वक युद्ध में भाग लिया था। किसका युद्ध हुआ था? जयचंद का। और जयचंद गहडवाल और दूसरे थे सामने पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में आला और उदल ने बहुत ही वीरता पूर्वक प्रदर्शन किया था अपनी वीरता का। उसी से प्रभावित होकर जगनिक ने ये कथा जो काव्य की रचना कर दी परमार रासो, जिसको हम आला खंड के नाम से भी जानते हैं, ये तो थी इनकी काव्य की एक पृष्ठभूमि। ये वीर काव्य से परिपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस काव्य को पढ़ने से जो कायर होते हैं, जो पूरी तरह से कायर जो लोग हैं, उनमें भी ओज भावना का संचार हो जाता है। इस काव्य को पढ़ने से कायरों में भी ओज भावना का संचार हो जाता है। इस रचना को युद्ध बेलन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये मध्य प्रदेश में आला खंड के नाम से गाया जाता था। आला खंड के नाम से ये गाया भी जाता रहा है,
लेकिन इसकी हम देख तो लिया कि इसकी कथा क्या है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो परमार रासों की, उसको विशेषताओं के बारे में हम एक बार थोड़ी चर्चा कर लें। प्रारंभ में इस काव्य को परमार रासों को पृथ्वीराज रासों का ही एक भाग माना गया था। पृथ्वीराज रासों का एक खंड का नाम है महोबा खंड। महोबा खंड के अंतर्गत ही इसको मान लिया गया था, लेकिन बाद में शोधों के आधार पर इसकी एक स्वतंत्र रूप से इसकी चर्चा की गई है, अलग ग्रंथ के रूप में इसको प्रमाणित किया गया है। इसकी विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं कि जो परमार रासों की विशेषताएं है, इसमें किसका वर्णन हमें मिलता है। महोबा के दो वीर हैं, आला और उदल। इनकी वीरता का वर्णन इस काव्य में हमें मिलता है। दूसरी बात आती है कि आरंभ में इसको पृथ्वीराज रासों का महोबा खंड का ही एक भाग मान लिया गया था और इसी को उसी नाम से जाना जाने लगा था। फिर अगली विशेषता इसकी बात आती है, इसका जो तथ्य है, चार्ल्स इलियट ने इसे आला खंड के नाम से संकलित करवाया था। ये फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे, मिस्टर चार्ल्स इलियट। इन्होंने इसका थोड़ा अध्ययन किया, अध्ययन सामग्री जुटाई और इसको आला खंड के नाम से संकलित किया गया। हालांकि जो आला एक गीत लोकगीत है, आला लोकगीत है जिसको मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। एक ये वीर काव्यपूर्ण रचना है, इसको मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु में गाया जाता है, यह लोकगीत। इसको फर्रुखाबाद के जिला कलेक्टर थे चार्ल्स मिस्टर इलियट, इन्होंने इसको स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करवाया आला खंड के नाम से। अगली बात आती है कि ये वीर रस की अनूठी रचना मानी जाती है। इसमें वीर रस का चरमोत्कर्ष रूप इस काव्य में देखने को मिलता है। इसमें इस काव्य को पढ़ने से कायरों के भी एक रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें इतनी अधिक वीरों उत्तेजित जो भावना हमें है, हर कायर उसको युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है। वीर रस की इसलिए सबसे अनूठी रचना मानी जाती है। इसके बाद है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ये मैंने बताया था। इस ग्रंथ को युद्ध बेलट या जन समूह की नीति भी कहते हैं। युद्ध बेलट या जन समूह की नीति, इसमें एक जो आता है वीर रस की अनूठी रचना है कि कायरों के कायर भी जाग जाते हैं वीर रस के लिए। तो इसके लिए एक प्रसिद्ध है इनकी कि 12 बरस ते कुकर जिए 13 बरस ते कि 12 बरस का क्षत्रिय कैसे जीता है, 13 बरस अगर वो जीता है तो उसको धिक्कार है। 13 बरस को लिए सियार कि अगर वो अगर अधिक वर्ष जीता है तो उसको जीने को धिक्कार है कि वो एक क्षत्रिय नहीं है। इस काव्य में हमें अतिशयोक्ति का वर्णन भी मिलता है। इसमें आला की अतिशयोक्ति का वर्णन क्या मिलता है कि जब पके रसोई आला की पड़े 60 मण हींग, कि उसमें 60 मण हींग पड़ती है। तो इसको प्रारंभ में तो महोबा खंड माना गया था, पृथ्वीराज रासों का एक भाग, लेकिन मिस्टर चार्ल्स इलियट थे इसको एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसको प्रकाशित कराया आला खंड के नाम से। और इसमें वीर रस का जन्मोत्कर्ष रूप हमें देखने को मिलता है। ये जो देखने की जो परमार रासों जो रचना है, ये आदिकाल की सिर्फ प्रमुख रचनाओं में मानी जाती है। वीर काव्य के अंतर्गत सर्वाधिक जिसको हम कह लें ये रचना मानी जाती है वीर काव्य के लिए, क्योंकि जो बीसलदेव रासोपढ़ी थी वो श्रृंगारिकता के लिए थी और ये है वीर काव्य के लिए महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद हम अगला नाम देखते हैं। इसके बाद आता है नाम तीसरी जो हम रासो काव्य में पढ़ रहे हैं, कुमांड रासो। कुमांड रासो है दलपत विजय का कुमांड रासो ग्रंथ
किसका है? दलपत विजय का। इससे पहले जो हमने जो ग्रंथ की अभी चर्चा की थी, परमाल रासो किसका था? जगनिक का। तो उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात आपको बताई है कि इस काल की जितनी भी रचनाएं हैं, कोई एक दो रचनाओं को छोड़कर सबसे अधिक रचनाएं इस काल में विवादास्पद है। प्रमाणिकता अप्रमाणिकता के संबंध में इसका विवाद चलता ही रहा है, क्योंकि किसी भी प्रमाणिकता का आधार इस काल की रचनाओं में हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। फिर अगला जो नाम है कुमार रासो है दलपत विजय की। कुमार रासो जो रचना है, ये कुमार वंश के राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। कुमार वंश के राजाओं को, हालांकि जो कुमार वंश के इसके 3 जो राजाओं का वर्णन है अलग अलग में, इसके जो कवि के बारे में विवाद रहा है। इस वजह से कवि इसके कौन है, और इसमें जो अलग अलग कवि 3 जो रचनाएं हैं इनकी, या अलग अलग वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है कुमार में। जब जिस समय में ये लिखी गई उसमें ये महाराणा प्रताप का भी ये वर्णन करते हैं, तो वो उस समय सीमा के अंतर्गत वो सही नहीं बैठता। इस वजह से इसको भी अर्ध प्रमाणिक रचना माना जाता है। जो कुमार वंश के राजा थे, ये मूलतः चित्तौड़ के राजा थे, कुमार वंशीय राजा थे। इनका वर्णन इनके काव्य में मिलता है, कुमार वंश के राजाओं का वर्णन मिलता है। इसके बाद आता है कि इस ग्रंथ में नायिका भेद और षट ऋतु वर्णन, 6 ऋतुओं का वर्णन इस काव्य में हमें दिखलाई पड़ता है। इसके बाद है कि ये जो रचना है वह वीर रस प्रधान है। वीर रस प्रधान की इससे पहले की जो रचना थी परमाल रासो जगनिक की थी, वो वीर रस की एक कृति थी, और दूसरी ये भी एक वीर रस से परिपूर्ण काव्य है। इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा इसकी स्वीकार की गई है। हालांकि इसके जो कवि हैं इसके संबंध में प्रमाणिकता नहीं है अभी, लेकिन अब तक जो शोध रहा उनके अनुसार इनका जो ग्रंथकार हैं ये दलपत विजय माने जाते हैं। इसके बाद हम अगली रचना के बारे में देखते हैं। इसके बाद जो रचनाएं हैं इसमें हम देखते हैं कि विजयपाल रासो नरसिंह भाट के द्वारा ये लिखा गया है। इसमें वास्तुकला के बारे में थोड़ा बताया गया है। इस ग्रंथ में अति महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण ग्रंथों में ही माना जाता है। इसका नाम आदिकाल के जो ग्रंथ हैं रासो साहित्य में। तो उसके बाद आता है हमीर रासो शारंगर का है। हालांकि इसकी जो मूल प्रति है हमें इस काव्य की नहीं मिलती है। हमीर रासो की मूल प्रति हमें नहीं मिलती है, बल्कि इसके छंदों का जो विवरण है या हमें परिचय है तो वो प्राकृत पेंगलम में इसके हमें इस ग्रंथ का परिचय प्राप्त होता है। मूल प्रति इसकी अभी तक नहीं मिली है। हमीर रासो में किसका वर्णन मिलता है? रणथंभौर के एक राजा रहे हैं राणा हमीर का वर्णन इन काव्य में मिलता है। उनकी वीरता का वर्णन इसके काव्य में मिलता है हमीर रासो शारंगर की। उसके बाद नाम आता है भट्टकेदार का है जयचंद प्रकाश। भट्टकेदार का जयचंद प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका कवि मधुकर की रचना हमें प्राप्त होती है। भट्टकेदार की कौन सी? जयचंद प्रकाश, और जयमयंक जसचंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की। अब सबसे अंतिम जो हम नाम ले रहे हैं इस काल की सर्वप्रमुख जो रचना है रासो साहित्य का जो आधार हम कह सकते हैं वो है पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी थी? ये चंद्रबरदाई ने लिखी थी। ये तो हो गए मुख्य नाम जिनके हम कर चुके। विश्वदेव रासो पढ़ा, परमाल रासो पढ़ा, लेकिन जो सबसे प्रमुख जो रचना मानी जाती है रासो साहित्य की, अगर एक ही रचना का नाम लेना पड़े प्रमुख रचना, तो नाम आता है पृथ्वीराज रासो। किसकी है? चंद्रबरदाई की। इस रचना में ये सबसे बड़ी रचना है। प्रबंध काव्य के रूप में भी
कवि हैं इसके चंद बरदाई, ये लाहौर के निवासी थे। इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम आज कर लेते हैं। आदिकालीन साहित्य में जो सर्वप्रमुख रचना थी चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ऐसा ग्रंथ है जिसको प्रमाणिक या अप्रमाणिक मानने के संबंध में अलग अलग विद्वानों या आलोचकों के इसमें मत बंट गए हैं। सर्वाधिक विवादास्पद जो ग्रंथ माना जाता है रासो साहित्य में, इसके काल के बारे में, इसकी घटना के बारे में, विषय के बारे में जो माना जाता है वो चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो है। ये इस काल की प्रमुख घटना है और हिंदी साहित्य का प्रथम प्रबंध काव्य के रूप में ये लिखा गया है। प्रथम प्रबंध काव्य है ये। इसके बाद आती है कि ये ग्रंथों की अलग अलग प्रतिलिपियां अलग अलग जगह से प्राप्त होती हैं। इसकी 4 प्रतिलिपियां अलग अलग जगह पर मिली हैं। 4 ग्रंथों के रूप में अलग अलग इसकी कथाएं हैं। जैसे कहीं ये बहुत बड़े ग्रंथ के रूप में, बृहद ग्रंथ के रूप में मिला है, कहीं एक छोटे ग्रंथ के, उसके बाद कहीं उससे छोटे ग्रंथ में, या एक जगह पर ये अगरचंद नाहटा जैसे बीकानेर में मिला है, उदयपुर में भी मिला है। ये इस प्रकार से इसकी 4 अलग अलग स्थानों पर प्रतिलिपियां मिली हैं। इस ग्रंथ का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया था। इसकी पढ़ने के बाद, इसको थोड़ा शोधों के बाद कर्नल जेम्स टोड ने इसका प्रकाशन प्रारंभ कर दिया था। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चंद बरदाई इनके एक आश्रय कवि भी थे। ये चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज के आश्रय कवि भी थे। पृथ्वीराज चौहान नरेश थे, ये अजमेर के चौहान नरेश थे और इनके एक कवि थे चंद बरदाई। ये इनके कवि के साथ साथ इनके एक घनिष्ठ मित्र भी थे। ये इनके ऐसा माना जाता है कि इनके साथ ही रहे थे और इनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। इनकी जो काव्य का जो रचना ये कर रहे थे चंद बरदाई, काव्य की रचना इन्होंने चंद बरदाई ने की है पृथ्वीराज रासो में। और जब इनको गजनी था जो वो ले गया पकड़ के, तो अपनी जो रचना ये अधूरी रह गई थी पृथ्वीराज रासो, तो अपने पुत्र को ये देकर, इनका पुत्र था जलहन को ये रचना उनको सौंप कर, ताकि ये रचना को पूरा कर सके। और ये गजनी इनके साथ ही चले गए थे और वहाँ पर इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। इनकी कथा का भी हम विस्तार देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जब इसका प्रकाशन कर्नल जेम्स टोड ने प्रारंभ कर दिया, प्रकाशन प्रारंभ हो गया था। इसके बाद एक वूलर आते हैं एक, तो वूलर कश्मीर में जाते हैं, तो वहाँ इन्होंने क्या देखते हैं कि जानक ने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज विजय के नाम से, एक किताब की या ग्रंथ की प्रतिलिपि उन्हें वहाँ प्राप्त होती है। कश्मीर के जो कवि थे जानक की लिखी हुई पृथ्वीराज विजय उन्होंने जब वो पढ़ी, तो उन्होंने पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन बीच में ही रुकवा दिया। मिस्टर वूलर ने इसका प्रकाशन बीच में ही रुकवा दिया, क्योंकि इसका यहाँ प्रकाशन करवा रहे थे कर्नल जेम्स टोड, प्रकाशन करवा रहे थे, और वूलर ने इसका प्रकाशन बीच में ही रुकवा दिया, क्योंकि उन्होंने माना कि ये इनकी घटनाएं और पृथ्वीराज विजय की जो घटनाएं हैं उनमें साम्य नहीं बैठ रहा। इनके जो सन संवत है, पृथ्वीराज रासो में जो सन संवत दिया हुआ है और उनका इतिहास की तिथियों से साम्य नहीं बैठ रहा। इस वजह से इस ग्रंथ को उन्होंने अप्रमाणिक घोषित कर दिया। अब बात आती है कि ग्रंथ का प्रकाशन तो रुक गया, लेकिन जो बाकी बहुत से आलोचकों ने इसको 3-4 प्रकार की इसकी प्रमाणिकता अप्रमाणिकता के संबंध में एक दल बन गए। प्रमाणिकता अप्रमाणिकता के संबंध में दल बन गए। जैसे किसी ने इसको मुक्तक रचना माना, तो किसी ने इसको शुकी संवाद के रूप में एक रचना माना। बहुत से आलोचकों ने
इनको अप्रमाणिक माना और बहुत से आलोचक ऐसे थे जिन्होंने इसको प्रमाणिक माना है। तो अप्रमाणिक, प्रमाणिक, इनके जो 4 तरह के जो मत हमें प्राप्त होते हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। इनके जो 4 संस्करण हमें अलग अलग स्थानों पर मिले, जो 4 संस्करण हमें अलग अलग स्थानों पर मिले, उसको कईयों ने कौन से संस्करण को प्रमाणिक माना, किसी ने दूसरे संस्करण को प्रमाणिक माना है। इसमें हम देखते हैं कि जो इन ग्रंथों को या इस कथा को प्रमाणिक अप्रमाणिक मानने वाले आलोचक कौन से रहे हैं। प्रमाणिक मानने वाले जो आलोचक थे, सबसे पहले प्रमाणिक को अगर कर्नल जेम्स टोड का तो नाम आता ही है, उसके बाद नाम आता है मिश्र बंधु का, श्याम सुंदर दास थे, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे और मोतीलाल मेनारिया, इन्होंने इस ग्रंथ को प्रमाणिक माना है। इसके बाद अगला नाम आता है जिन्होंने इस ग्रंथ को पृथ्वीराज रासो को ही अप्रमाणिक माना है। इनकी घटनाओं के या काल के आधार पर इसको प्रमाणिक प्रतीत नहीं मानते हैं। उसमें आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, श्यामल दास है, गौरी शंकर हीरानंद ओझा है, डॉक्टर वूलर जिन्होंने सबसे पहले इस विवाद को खड़ा किया था। उसके बाद है मुंशी देवी प्रसाद जिन्होंने इस ग्रंथ को प्रमाणिक माना है। इसके बाद अगला नाम आता है जिन्होंने इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक रचना स्वीकार की है, अर्ध प्रमाणिक रचना के रूप में। उसमें नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मुनि दिग्विजय और सुनीति कुमार चटर्जी जिन्होंने इस रचना को अर्ध प्रमाणिक माना है। इसके बाद जो अंतिम नाम हम स्वीकार करते हैं, इसको मुक्तक रचना भी स्वीकार की गई है। इसको नरोत्तम दास स्वामी हैं, उन्होंने इस पृथ्वीराज रासो को कौन सा ग्रंथ स्वीकार किया है, मुक्तक रचना के रूप में स्वीकार किया है। हालांकि इन रचनाओं में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, एक इसके संस्करण में इसको शुक शुकी संवाद के रूप में जो ग्रंथ मिलता है उसको इन्होंने प्रमाणिक माना है। शुक शुकी संवाद के रूप में जो हमें ग्रंथ प्राप्त होता है उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको प्रमाणिक ग्रंथ माना है। इसकी जो अन्य जो विशेषताएं हैं उसकी चर्चा हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।